In this video, we are going to read Cultural Studies. Cultural Studies is an important unit for the students of NTA NET English Literature. It is also considered a difficult unit, but we will discuss this unit in an easy manner. So let's start cultural studies. Before understanding what is cultural studies, let us discuss a little about culture. Culture is a word that denotes the custom, lifestyles and language of any area or people. कल्चर क्या है? कल्चर एक ऐसा वर्ड है जो किसी एरिया या किसी एरिया के पर्टिकुलर पीपल की कस्टम्स यानी रीति रिवाजों, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज को डिनोट करता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अलग अलग कल्चर्स के अंदर अलग अलग तरह के अंतर पाए जाते हैं। ये अंतर वहाँ की पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एक पर्टिकुलर नेशन या एरिया की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस हैं वो उस एरिया की फीमेल्स की लिविंग स्टाइल और एजुकेशनल लेवल को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हम वहाँ पर फेमिनिज़म को भी स्टडी कर रहे हैं जब हम कहीं की कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, जब हम कहीं की कल्चर को स्टडी करते हैं तो वहाँ की ना सिर्फ हम कल्चर को यानी कि रीति रिवाजों को स्टडी करते हैं, बल्कि कि वहाँ की पॉलिटिकल कस्टम्स को या फिर एजुकेशनल लेवल को या फिर हम कहेंगे कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को भी गेन करते हैं जब हम कहीं की कल्चर को स्टडी करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम कल्चरल स्टडीज़ को रीड करते हैं तो कल्चरल स्टडीज़ में ना सिर्फ हम कल्चर को बल्कि कि और भी बहुत सारी कंसेप्ट्स को रीड करते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म को, न्यू हिस्टोरिसिज्म को और मार्क्सिज्म को। A particular area in particular time period can follow different rules and cultures. जैसा कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के जो कल्चर्स हैं या रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कल्चर का एक वाइडर मीनिंग यहाँ पर है, ना कि सिर्फ रीति रिवाजों, संस्कृति, धर्म से यहाँ पर कल्चर का मीनिंग है, बल्कि कि इट कैन बी पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशनल ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कल्चरल स्टडीज़ की। जो कल्चरल स्टडीज़ हैं वो एक वाइडर टर्म है कल्चर से। कल्चरल स्टडीज़ है क्या? इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक डिसिप्लिन या एक विषय की बात नहीं होती, बल्कि बहुत सारे विषय इसके अंदर स्टडी किए जा सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल को, सोशल स्टडीज़ को या क्रिटिकल थियोरीज़ को, इन सब को इसके अंदर हम रीड कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग कल्चर। अगर हम बात करें कि कल्चरल स्टडीज़ क्या है, कल्चरल स्टडीज़ एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम किसी भी समाज की संस्कृति को बनाने में सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है वो पढ़ते हैं। समाज की संस्कृति को बनाने में सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक गहरा योगदान होता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती है? ये रिलीजियस भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह से कल्चर को फॉर्म करती है, ये भी हम कल्चरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं। और क्या है कल्चरल स्टडीज़? इट ड्रॉज ऑन थियोरीज एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अ रेंज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। कल्चरल स्टडीज़ के अंदर वो थियोरीज़ होती हैं या वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस विषयों से ली गई होती हैं, और इन थियोरीज़ और प्रैक्टिसेस का प्रयोग किया जाता है उन तरीक़ों को इन्वेस्टिगेट करने में जिनसे कि कल्चर बनाई जाती है या बनाई गई है। इट एग्जामिन्स द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। जो कल्चरल स्टडीज़ है वो समकालीन कल्चर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को एग्जामिन करती हैं। पॉलिटिकल डायनामिक्स मतलब किस तरह से जो पॉलिटिक्स है उसके साथ साथ कल्चर किस तरह से चलती है, इस चीज़ को एग्जामिन करती है कल्चरल स्टडीज़। ये हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि अगर कहीं की पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ के लोग एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, वो वहाँ की कल्चर को, वहाँ के लाइफस्टाइल को, रहन सहन को भी कई बार प्रभावित करती है। ठीक है, एंड इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। और कल्चरल स्टडीज़ के अंदर हम साथ ही साथ में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो कल्चर है, जो स्टाइल है लिविंग का वहाँ पर, उसका हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है, ऐतिहासिक आधार क्या है, तो वो क्या है? कल्चरल स्टडीज़ का विषय है। कल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिलेटेड टू सोशल सिस्टम्स सच एज आइडियोलॉजी एंड क्लास स्ट्रक्चर।
और एंड नेशनल फॉर्मेशन। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के या एक जगह के जो लोग हैं वो किस तरह की कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का उनका लिविंग स्टाइल है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है वहाँ के सोशल सिस्टम्स पर। और सोशल सिस्टम्स के अंदर हम आइडियोलॉजीज़ को समझते हैं। आइडियोलॉजी कैसी हो सकती है? आइडियोलॉजी यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस, कल्चरल और एजुकेशनल। तो डिपेंड करता है एक जगह की, एक पर्टिकुलर लोगों की रिलीजियस कंडीशंस कैसी है, वहाँ की रिलीजियस कस्टम्स कैसी हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। या फिर वहाँ का एजुकेशनल लेवल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो लोग अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये एक एरिया के क्लास स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ का जो क्लास स्ट्रक्चर कैसा है। अब क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है कि वहाँ पर अपर सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, मिडिल के लोग रह रहे हैं या लोअर के लोग रह रहे हैं। तो ये जो अपर सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी और लोअर सोसाइटी या क्लासेस हैं, ये अपने अकॉर्डिंग कल्चर्स को मॉडिफाई करके क्या करती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। इसी तरह से ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं ये क्लास स्ट्रक्चर पर बेस होती है, कैपिटलिस्ट और प्रोलिटरेट यानी कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीवादी वर्ग की, जिसमें हम मार्क्सिज्म को रीड करते हैं। नेशनल फॉर्मेशन, इथिनिसिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जेंडर और जनरेशन, ये चीज़ें भी कल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेट होती हैं। कल्चर इज़ नॉट मोनोलिथिक, मतलब कल्चर एक सिंगल डिसिप्लिन से नहीं बनी है, सो इट कैन नॉट बी फिक्स्ड और स्टेबल। इसीलिए इसको फिक्स्ड नहीं माना जा सकता या यानी कि स्थिर नहीं माना जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा सेम रहेगी, बल्कि कि कल्चर क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस का एक समूह है जो लगातार चेंज होती रहती है। मतलब टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बदलाव लोगों के कस्टम्स के अंदर, लोगों के रहन सहन में या एक पॉलिटिकल कंडीशन में, एक समाज की एजुकेशनल कंडीशंस के अंदर आती है, तो वही जो बदलाव है उन्हीं का एक समूह है ये जो कल्चर है। कल्चरल मीनिंग्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन इट्स क्लासिफिकेशन। जो कल्चरल स्टडीज़ हैं या जो कल्चरल मीनिंग्स हैं वो ऐसे प्रोसेसेस का एक पार्ट है जिससे कि कल्चर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसी वजह से जो कल्चर है या कल्चरल स्टडीज़ है इसकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग ढंग से हो सकती है और हाईली सब्जेक्टिव बन जाती है। शब्द कल्चर के ही अपने आप में बहुत सारे मीनिंग्स हैं। सो कल्चरल स्टडीज़ हैज़ डेवलप विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मॉडल्स। जैसा कि कल्चर शब्द के ही अपने आप में अलग अलग मीनिंग्स हैं, तो जो कल्चरल स्टडीज़ हैं वो अलग अलग तरह के मॉडल्स पर आधारित होकर डेवलप होती हैं। क्रिटिकल सोशल थियोरी और कल्चरल थियोरी दोनों हमारी हेल्प करती हैं कल्चर और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को समझने में। कल्चरल स्टडीज़, अब हम बात करते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ एक विषय के तौर पर कब उभरा और किस तरह से अस्तित्व में आया। कल्चरल स्टडीज़ एमर्ज्ड इन ब्रिटेन इन द लेट 1950s। कल्चरल स्टडीज़ का उद्भव ब्रिटेन में 1950 के अंतिम दशकों में हुआ एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड इंटरनेशनली। और बाद में ये पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, और बाद में ये इंटरनेशनल तौर पर स्प्रेड हो गई, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया। क्या फैल गया? कल्चरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है। नोटेबली टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और विशेष तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में और ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ब्रिटेन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में ये जो कल्चरल स्टडीज़ है ये फैल गया। कल्चरल स्टडीज़ वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश मार्क्सिस्ट अकेडमिक्स इन द लेट 1950s, 60s एंड 70s। कल्चरल स्टडीज़ को ब्रिटिश मार्क्सिस्ट जो अकेडमिक्स थे उन्होंने 1950, 60 और 70 के दशकों में डेवलप किया था एंड हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली टेकन अप एंड ट्रांसफॉर्म बाय स्कॉलर्स फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन्स अराउंड द वर्ल्ड। और इसके डेवलप होने के बाद वर्ल्ड के अलग अलग विषयों के अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अपने हाथों में लिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जो कल्चरल स्टडीज़ है वो एक विषय न रहकर बहुत सारे विषयों को अपने अंदर एनकम्पास करने लगा। कल्चरल स्टडीज़ इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी, और इसी वजह से कल्चरल स्टडीज़ क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा विषय इंक्लूड हैं, जैसे कि हिस्ट्री,
सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मैनी मोर, एंड सम टाइम एंटी डिसिप्लिनरी, और कभी कभी इसको एंटी डिसिप्लिनरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक विषय के अंदर बंद कर नहीं रहता, एक विषय के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे एंटी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी दोनों कहा गया है। कल्चरल स्टडी प्रैक्टिशनर्स एग्जामिन द फोर्सेस। अब ये जो कल्चरल स्टडीज़ प्रैक्टिशनर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, ये क्या एग्जामिन करते हैं? ये कुछ फोर्सेस को, कुछ ताकतों को एग्जामिन करते हैं। अब ये ताकत कैसी हैं? दिस फोर्सेस हेल्प सोशली ऑर्गेनाइज्ड पीपल टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द एवरीडे लाइव्स। ये वो ताकतें हैं जो कि या ये वो फोर्सेस हैं समाज के, जिनके द्वारा कि जो समाज के लोग हैं वो उनकी एवरीडे लाइफ्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें योगदान देते हैं। दे आल्सो एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये जो कल्चरल स्टडी स्कॉलर्स हैं, ये ना सिर्फ It studies cultural phenomena in various societies and historical periods. मीन्स कल्चरल स्टडीज़ में हम अलग अलग ऐतिहासिक समयों में हुई अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग समाज के अंदर हुई अलग अलग सांस्कृतिक परिघटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब हमारे इतिहास के अंदर हम देखते हैं अलग अलग तरह की सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं में यानी कि इन समाजों में किस तरह की संस्कृति का अनुसरण किया जाता था, ये भी हम कल्चरल स्टडीज़ में रीड करते हैं। और इसी स्टडी के लिए, इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं, इन्हीं ऐतिहासिक विभिन्नताओं को देखने के लिए या फिर समकालीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भी बहुत सारी अप्रोचेस का, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो मेथड्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे क्रिटिकल अप्रोचेस होती हैं जैसे कि सेमियोटिक्स, मार्क्सिज्म हमें पता है मार्क्सवाद है। जब हम कैपिटलिस्ट पूंजीवादी संस्कृति या सर्वहारा वर्ग के रीति रिवाज, सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग की कंडीशंस के बारे में रीड करते हैं तो वहाँ पर मार्क्सिज्म का यूज़ किया जाता है। कल्चरल स्टडीज़ में अधिकतर मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है उसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से फेमिनिस्ट थियोरी, एथनोग्राफी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनलिज्म, सोशल थियोरी, पॉलिटिकल थियोरी, हिस्ट्री, फिलोसफी, इन सभी क्रिटिकल अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है कल्चरल स्टडीज़ में। During the rise of neoliberalism in Britain and US, cultural studies both become a global movement. यूएस और ब्रिटेन दोनों में जब न्यू लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद का उदय हुआ, उस समय के दौरान कल्चरल स्टडीज़ एक ग्लोबल मूवमेंट यानी कि वैश्विक आंदोलन बन गया। और इसी मूवमेंट के, इसी आंदोलन के कारण कल्चरल हेजेमनी जैसी इम्पोर्टेंट थियोरीज़ का जन्म हुआ। और कल्चरल हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्स्की से जुड़ी हुई है, जिसे कि हम इसी यूनिट के अंदर रीड करेंगे। Richard Hoggart used the term in 1964 in founding the Center for Contemporary Cultural Studies CCCS at the University of Birmingham. रिचर्ड हॉगार्ट ने कल्चरल स्टडीज़ टर्म का प्रयोग सबसे पहले 1964 में किया, जब उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ की स्थापना की, जिसे हम CCCS या CCCS के नाम से रीड करेंगे। इट इज़ नॉन इंटरनेशनली, देखिए इसे हमने किस नाम से जाना, CCCS या सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ के नाम से। और इंटरनेशनल तौर पर इसे बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ के तौर पर जाना जाता है। With scholars as Richard Hoggart, Stuart Hill and Raymond Williams, cultural studies later become a well-established field in many academic institutions. Richard Hoggart, Stuart Hill और Raymond Williams के वर्क्स की वजह से जो कल्चरल स्टडीज़ का ये विषय था, ये बहुत सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वेल एस्टेब्लिश्ड यानी कि सुगठित फील्ड बन गया स्टडी का। एंड इट हैज़ सिंस had broad influence in sociology, anthropology, historiography, literary criticism, philosophy and art criticism। और इसका सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान शास्त्र, हिस्टोरियोग्राफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिलोसफी और आर्ट क्रिटिसिज्म, इनके ऊपर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। किसका? कल्चरल स्टडीज़ का।
क्योंकि अगर हम सोशियोलॉजी की या समाज शास्त्र की बात करें तो जो कल्चरल स्टडीज़ है वो हमें बताती हैं कि किसी एक ख़ास पीरियड के दौरान वहाँ की कल्चर कैसी थी, वहाँ का के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो सोशियोलॉजी में भी हम समाज शास्त्र के अंदर भी इन सभी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो कल्चरल स्टडीज़ है वो इसे प्रभावित करती है। इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान शास्त्र, मानव विज्ञान शास्त्र में हम रीड करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहते हैं, या एक इंसान का दूसरे इंसान से, दूसरे मानव से किस तरह का जो संबंध है वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो यही सब कुछ हम कल्चरल स्टडीज़ में भी रीड करते हैं। तो इस तरह से कल्चरल स्टडीज़ एंथ्रोपोलॉजी को भी प्रभावित करती है। हिस्टोरियोग्राफी यानी कि हिस्ट्री के अंदर हम रीड करते हैं कि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस को निर्मित करते थे और किस तरह से उनके द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उस समय के आम जनजीवन को प्रभावित करती थी। तो इसी आम जनजीवन से या फिर हम जो राजाओं के जीवन को रीड करते हैं तो वहाँ पर भी किसी न किसी तरह से कल्चर इसे प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत सारे थियोरीज जैसे कि मार्क्सवाद या फिर हम कहेंगे फेमिनिज्म, नारीवाद, ये सभी ऐसी थियोरीज हैं जो कि कल्चरल स्टडीज़ में इंक्लूड की गई हैं। तो इस तरह से ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, फिलोसफी को और आर्ट क्रिटिसिज्म को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। हगार्ट अपॉइंटेड एज, अब हम बात कर रहे हैं CCS की या फिर बर्मिंघम स्कूल ऑफ स्टडीज़ की। हगार्ट अपॉइंटेड एज हिज असिस्टेंट स्टुअर्ट हॉल, हगार्ट ने अपने असिस्टेंट के तौर पर स्टुअर्ट हॉल को अपॉइंट किया। स्टुअर्ट हॉल डायरेक्टेड CCS बाय 1968, इन्होंने 1968 से इस CCS को यानी कि बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ को डायरेक्ट किया। हॉल फॉर्मली assumed द डायरेक्टरशिप ऑफ CCS इन 1971, इन्होंने फॉर्मल तौर पर, औपचारिक तौर पर ये जो डायरेक्टरशिप थी ये 1971 में ली। और क्यों ली इन्होंने 1971 में फॉर्मल तौर पर? क्योंकि जो इसके पहले डायरेक्टर थे रिचर्ड होगार्ट, उन्होंने बर्मिंघम को छोड़ दिया था ताकि वो यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बन सकें। और जिसके बाद ये जो कल्चरल स्टडीज़ का फील्ड था ये हॉल के वर्क से, यानी कि स्टुअर्ट हॉल के वर्क से क्लोजली एसोसिएट हो गया। पहले किससे था? रिचर्ड होगार्ट से था, लेकिन रिचर्ड होगार्ट ने यूनेस्को की डायरेक्टर जनरलशिप को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद की जो CCS की डायरेक्टरशिप थी वो स्टुअर्ट हॉल के हाथों में चली गई और फिर स्टुअर्ट हॉल के जो वर्क्स थे वो क्लोजली एसोसिएट हो गए कल्चरल स्टडीज़ से। इन 1979 हॉल लेफ्ट बर्मिंघम। अब 1979 में 1979 में स्टुअर्ट हॉल ने भी बर्मिंघम स्कूल ऑफ स्टडीज़ को छोड़ दिया ताकि वो सोशियोलॉजी में, एक ओपन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रेस्टिजियस चेयर को एक्सेप्ट कर सके, यानी कि एक प्रेस्टिजियस पद को एक्सेप्ट कर सके। एंड रिचर्ड जॉनसन टुक ओवर द डायरेक्टरशिप ऑफ द सेंटर, जिसके बाद रिचर्ड जॉनसन ने इस सेंटर की जो डायरेक्टरशिप थी उसको ज्वाइन किया। इन द लेट 1990s यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वाज रिकंस्ट्रक्टेड। 1990 के दशकों के अंतिम ईयर में ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम थी इसको दोबारा से बनाया गया और CCS को, यानी कि ये जो कल्चरल सेंटर था कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ के लिए या कल्चरल स्टडीज़ के लिए, इसको एलिमिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया जब 1990 के दशकों में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाया गया। और इसके ख़त्म किए जाने के बाद एक नया डिपार्टमेंट बना कल्चरल स्टडीज़ में, जिसे हम कल्चरल स्टडीज़ एंड सोशियोलॉजी यानी कि CSS के नाम से जानते हैं। ये 1999 में क्रिएट हुआ। कल्चरल स्टडीज़ के क्षेत्र के अंदर रिचर्ड होगार्ट, EP थॉमसन, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, इन सभी को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में रीड करेंगे। और इन सभी के जो वर्क्स थे, इनके अलावा पॉल विलिस, एंजेला मैक्रोबी, पॉल गिलरॉय, डेविड मॉर्ले, शार्लोट ब्रंसन, रिचर्ड डायर, इन सभी के जो वर्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये सभी कल्चरल स्टडीज़ के की फिगर्स रहे हैं ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ के। स्टुअर्ट हॉल के जो वर्क्स हैं बर्मिंघम स्कूल ऑफ स्टडीज़ के अंदर, वो उन्होंने अपने कुछ कलीग्स के साथ और अपने
पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लिखें। और यही वो वर्क्स थे जिन्होंने कि कल्चरल स्टडीज़ के फील्ड को एक शेप और सब्सटेंस प्रदान किया। दिस वुड इंक्लूड, और इन वर्क्स को लिखने वालों में कौन कौन थे जिन्होंने कि स्टुअर्ट हॉल के साथ ये वर्क लिखे? पॉल विलिस, डिक हेज़, डेविड मॉडली, शार्लोट ब्रंसन, जॉन क्लार्क, रिचर्ड डायर, जूडिथ विलियमसन, रिचर्ड जॉनसन, यान चैम्बर्स, डोरोथी हॉब्सन, शीरिस विडन, टोनी जेफरसन, माइकल ग्रीन एंड एंजेला मैक्रोबी। तो ये सभी थे जिन्होंने कि इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे स्टुअर्ट हॉल के साथ मिलकर। Many cultural studies scholar used Marxist method of analysis। अधिकतर कल्चरल स्टडीज़ के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए कल्चरल स्टडीज़ में मार्क्सिस्ट मेथड्स का प्रयोग किया। They used Marxist method of analysis to investigate the relationship between cultural forms and that of the political economy। और इन्होंने इन मार्क्सिस्ट मेथड का प्रयोग किया ताकि ये कल्चरल फॉर्म्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के बीच रिलेशंस को एनालाइज कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। अब ये कल्चरल फॉर्म्स क्या थी? कल्चरल फॉर्म्स के अंदर हम सुपर स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कल्चर और आइडियोलॉजी से मिलकर बनते हैं। कल्चर क्या है? कहीं का लॉ, कहीं की पॉलिटिक्स और आर्ट्स, ये सभी कहीं की कल्चर में काउंट होती है। और आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है वर्ल्ड व्यूज़, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। दे कैन बी रिलीजियस, दे कैन बी एजुकेशनल, दे कैन बी सोशल, पॉलिटिकल, एनीथिंग एल्स। By the 1970, the work of Louis Althusser re-explained the Marx work in new ways that had a significant influence on the Birmingham School। 1970 के समय के दौरान लुइस एल्थशर ने मार्क्स के वर्क को, कार्ल मार्क्स के सभी वर्क्स को नए तरीके से फिर से एक्सप्लेन किया। और इस एक्सप्लेनेशन का बर्मिंघम स्कूल पर, यानी कि जो कल्चरल स्टडी स्कॉलर्स थे, उन पर एक गहरा इन्फ्लुएंस रहा। स्कॉलर्स ऑफ बर्मिंघम स्कूल प्लेस्ड क्वेश्चन ऑफ जेंडर एंड रेस ऑन द कल्चरल स्टडीज़। और बर्मिंघम स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कल्चरल स्टडीज़ के अंदर जेंडर और रेस जैसे विषयों से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस थे वो प्लेस किए, वो उठाए। बाय द लेट 1970s कल्चरल स्टडीज़ हैज़ बिगिन टू अट्रैक्ट ए ग्रेट डील ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन। 1970 के दशकों के दौरान कल्चरल स्टडीज़ वैश्विक तौर पर काफ़ी फेमस हो गई। इट स्प्रेड ग्लोबली थ्रू आउट द 1980s एंड 1990s। और 1980 और 90 के दशकों में तो ये वैश्विक तौर पर काफ़ी फैल चुकी थी। Much of the work done at CCCS studied middle class British culture in the post World War II period। बर्मिंघम स्कूल के अंदर, यानी कि कल्चरल स्टडीज़ सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ या सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ के अंदर जो अधिकतर वर्क्स लिखे गए थे ब्रिटेन में, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय में जो ब्रिटिश कल्चर था उससे, ब्रिटिश कल्चर में भी मिडिल क्लास का जो कल्चर था, मध्यम वर्ग का जो कल्चर था, उस पर आधारित थे। यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन के अंदर जो मध्यम वर्ग था किस तरह का जीवन यापन करता था उस पर आधारित थे इस CCCS के द्वारा लिखे गए अधिकतर वर्क। आल्सो ड्यूरिंग द 1970s द पॉलिटिकल फॉर्मिडेबल ब्रिटिश वर्किंग क्लास वर इन डिक्लाइन। 1970 के दशकों के दौरान जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास थी उसे राजनीतिक रूप से उसके अधिकार देने से मना कर दिया गया था और वो अभी पतन के तरफ थी। ब्रिटेन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाइल कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन आउटपुट एंड वैल्यू। ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आउटपुट में और वैल्यू में लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन अपने शेयर ऑफ GDP में और नंबर एम्प्लॉयड के अंदर वो लगातार डिक्रीज़ करती जा रही थी। इसके अंदर जो वर्कर्स थे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। मिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास ब्राइटन्स बैक्ड द राइज ऑफ मार्गरेट थैचर। और मिलियंस की संख्या में जो मजदूर वर्ग था उन्होंने मार्गरेट थैचर के उत्थान का समर्थन किया। मार्गरेट थैचर का समर्थन किया इन्होंने। स्टुअर्ट हॉल एंड हिज कलीग्स एक्सप्लेन दिस शिफ्ट इन लॉयल्टी फ्रॉम द लेबर पार्टी टू कंजर्वेटिव पार्टी इन टर्म्स ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स। स्टुअर्ट हॉल ने और उसके कलीग्स ने इस शिफ्ट को कल्चरल पॉलिटिक्स के टर्म में एक्सप्लेन किया।
सम ऑफ हिज वर्क्स, स्टुअर्ट हॉल के कुछ ऐसे वर्क्स थे जो कल्चरल पॉलिटिक्स के तौर पर कल्चरल स्टडीज़ के अंदर रीड किए जा सकते हैं। इन वर्क्स के नाम है पॉलिसिंग द क्राइसिस, द हार्ड रोड टू रिन्यूअल, थैचरिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ द लेफ्ट एंड द न्यू टाइम्स, द चेंजिंग फेस ऑफ पॉलिटिक्स इन 1990s। और स्टुअर्ट हॉल को हम अलग से डिटेल में रीड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैनी कल्चरल स्टडीज़ जर्नल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारे कल्चरल स्टडी जर्नल्स हैं जो अभी वर्ल्ड के अंदर उपलब्ध हैं, और यही जर्नल्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ अब ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं। और कल्चरल स्टडीज़ को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो है रिचर्ड होगार्ट का द यूज़ ऑफ लिटरेसी, रेमंड विलियम का कल्चर एंड सोसाइटी एंड द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, E.P. थॉमसन्स का द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास। अभी हमने जो भी इस कल्चरल स्टडीज़ के टॉपिक में रीड किया, उसके बाद हम रीड करेंगे कल्चरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट राइटर्स को, कल्चरल स्टडीज़ टाइप ऑफ कल्चर्स को। तो हम इस कंप्लीट यूनिट को 1 बाय 1 वीडियो में अपनी कवर करने वाले हैं एक कंटिन्यूटी के साथ।